बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रगाब इरफान। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत की जानिब से हालिया दिनों में दिए गए जारहाना बयानात एक नई सिफारती कशीदगी को जन्म दे रहे हैं। भारतीय वजीरों और जर्नैलों की जबान से निकलने वाले सख्त अल्फाज न सिर्फ पड़ोसी ममालिक को इश्तियाल दिलाते हैं बल्कि खित्ते में जंगी माहौल को हवा देते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, तहम्मुल और बातचीत पर यकीन रखा है। दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है, ताहम खित्ते के अमन को अव्वलीन तरजीह देता है। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार किया कि ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और भारत को अपने तबाहशुदा तैयारों के मलबे को नहीं भूलना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत ने किसी किस्म का एडवेंचर किया तो पाकिस्तान उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त अंदाज में देगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ कहते हैं कि भारत दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान गजा की सूरत हाल ने भी आलमी बरादरी की नजरें मिस्र की बैठक पर जमा दी है, जहां यरगमालियों की रिहाई और काबिज फौज की इनखला पर बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली क़यादत के सख्त बयानात ने माहौल को मजीद संगीन बना दिया है, जबकि हमास का मौक़िफ़ है कि गजा का मुस्तकबिल सिर्फ उसकी तंजीम नहीं बल्कि पूरे फ़लस्तीनी अवाम के फैसले से जुड़ा हुआ है। एक जानिब इसराइल ने धमकी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी, तो दूसरी ही जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि 90% मामला तय पा चुके हैं, मगर हतमी मुआहदे की 100% जमानत कोई नहीं ले सकता। दरियास्ता इसराइल की जानिब से इमदादी फ्लोटिला के कारकुनान की मुल्क बदरी और ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी हमदर्दियों से मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात वाकई गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार कर पाएंगे या फिर ये मौका भी खो दिया जाएगा। अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो ये एक बार फिर इत्तेहादी जमातों के दरमियान कशीदगी का शिकार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो पीपल्स पार्टी को निशाना बनाकर दरअसल वफाकी हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान को गैर आईनी और गैर संजीदा करार दिया, जबकि नून लीग की तर्जुमान नज़मा बुखारी साहिबा ने पीपल्स पार्टी पर शदीद पंजाब दुश्मनी और बिलावल भुट्टो के वफाक मुखालिफ किरदार के इल्ज़ाम लगा दिए हैं। इस तलखी ने दोनों जमातों के अपने मजीद दरारें डाल रखी हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसा राना साहब, सॉले जाफर साहब और डिफेंस एनालिस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब जो हैं वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो भारत की एक बार फिर से गीदड़ भपकियाँ शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान को, मुझे ये बताइएगा इस तमाम तरह सूरत हाल में जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब है उन्होंने एक तबसरा फरमाया, उन्होंने एक माहिराना राय दी। उन्होंने कहा कि भारत दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, हमें खास नजर रखना होगी। कितना सीरियसली हमें इसे लेना होगा सर? बहुत शुक्रिया ज़रियाब, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये जो गीदड़ भपकियां अभी नहीं है और उनकी शायद उन पर लाजिम है या उनकी मजबूरी बन चुकी है कि वो गीदड़ भपकियों से ही काम लें, क्योंकि फ्रंट पर खास तौर पर हवा में रात को 12:30 बजे तो काम चला नहीं, 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को बहुत ज्यादा उन्होंने खुद हाइप क्रिएट की। उसका कसूर भी उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने जब पहलगाम का अफसोसनाक वाकया हुआ, पूरे हमारे 25 करोड़ लोगों ने कहा कि अफसोस है हमें, हुकूमत ने कहा, हमने इंक्वायरी की, ऑफर की और फिर बहुत ज्यादा हमने कोऑपरेशन की भी कोशिश की, लेकिन समहाउ हमारी बात नहीं समझी गई उस तरीके से। उन्होंने उस दौरान इतने ज्यादा बयान दिए और खास तौर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, हम सबक सिखा देंगे। तो आप जब 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन को ये हिजान खेजी क्रिएट करते हैं और एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक बटन की मार है, हम यूं जाएंगे और पनिश करके पाकिस्तान को वापस आ जाएंगे, फिर 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात हुआ और फिर 10 तारीख को सुबह जो हमने टनेज पे की वो ऑपोजिट हो गई। उनकी वॉर स्ट्रैटेजी ना सिर्फ फेल हुई बल्कि वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो ड्रॉ किए जाते हैं जंग से पहले वो भी नाकाम हुए। अब जाहिर है इस फौज पर कोई 80 से 90 बिलियन डॉलर एक कौम खर्चती हो और खुद पॉपुलेशन मैंने कहा 1.4 बिलियन है और सबके सब जंग नहीं चाहते थे, उनको जंगी हिजान में लाया गया पहले। जब हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल सर्वाइवल की फिक्र हो जाती है। फिर बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार, आपके व्यूअर्स को मैं आसानी के लिए बताता चलूं कि बिहार छोटा सा सूबा नहीं है, 13 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट पंजाब से बड़ा है, जिसके अंदर 7 करोड़ के करीब वोटर्स हैं। तो ये आप देखिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो स्टेक पे है।
तो फिर उनकी शायद मजबूरी बन गई। जो अफसोसनाक पॉइंट ये है कि 78 साल तारीख में हमारा जो मिलिट्री का इंटरफेरेंस पाकिस्तान में रहा है, उससे कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं इंडियन फोर्सेस का। क्योंकि आप देखें कि उनके किसी आर्मी चीफ का पब्लिक में जाकर पूछे, उनको नाम भी नहीं पता होगा। यानी वो एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल फोर्स रही है। मैं प्रोफेशनली उनकी फोर्सेस की इज्जत करता हूं, लेकिन पहली दफा मैं देख रहा हूं कि उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल एजेंडे को टो करती हुई नजर आती हैं। ये पाकिस्तान में भी कभी नहीं ऐसा हुआ। हमारा अनफॉर्चुनेट मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, लेकिन ये नहीं होता कि फौज एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल एजेंडे को टो करे या सपोर्ट करे या कैरी फॉरवर्ड करे। मिसाल आपके सामने है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ चंद दिन पहले उनको सैक किया गया था, क्योंकि वो एथिक्स की बात करते होंगे कि हमें नहीं करना चाहिए। फिर आप पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करें कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमारा जहाज हुए, लेकिन हमने सबक सीखा और फिर हम आगे चले। उस वक्त कोई जहाज शूट डाउन का जिक्र नहीं हुआ। क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नहीं, जो हाईएस्ट अपॉइंटमेंट है उनकी, उसको नहीं पता होना चाहिए था कि हमने जहाज शूट कितने किए पाकिस्तान में? कोई जिक्र नहीं है। 93 दिन तक उनके एयर चीफ नहीं बोले। फिर 9 सितंबर को वो तशरीफ लाते हैं एक पब्लिक जगह पर जहां खिताब करते हैं, 58 मिनट की तकरीर करते हैं, और 93 दिन के बाद भी उनको तकरीर के 58 मिनट में से 28वें मिनट पर ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। और फिर उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि ये कहा गया कि S-400 से मारे हैं। हुजूर, आपने 1100 जहाज रखा हुआ है। हमने जब जहाज मारे उनके साथ, हमने बताया कि एक हमने HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा है, और 6 हमारे अल्हम्दुलिल्लाह J-10C ने PL-15 मिसाइल से मारा है। हमने लोकेशन बताई, हमने टाइम बताया, हमने कोऑर्डिनेट्स बताए, हमने रेडियो कॉल सुना दी, हमने रैकेज की वीडियोस दिखा दी बाद में। तो उनको 93 दिन बाद ख्याल आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिसयूज हो रही है अनफॉर्चुनेटली उनकी फोर्सेस, जो मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन भी है, अफसोसनाक भी है। चलिए, इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेंबर्स की तरफ आगे बढ़ूं, मुझे एक और मुख्तसर सादा सा जवाब दीजिएगा सर। मैं आपसे जानने की चाह रही हूँ, हम किस हद तक तैयार हैं खालिद चिश्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, तैयारी आपने पीस टाइम में करनी होती है। वो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमने गलती की, हमने फिर अपना सबक सीखा गलतियों से, फिर हमने 10 तारीख को मई को आकर कम बैक किया। तो तैयारी का मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतनी बड़ी एयरफोर्स इंडियन है, वो आप पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स के साथ एंगेज करते हैं जो 40 सालों से ऑलमोस्ट वॉर रेडी है या कॉम्बैट रेडी, हाईएस्ट अलर्ट पर है। फिर उसके साथ आप क्या प्रैक्टिस करने आते हैं? तो प्रैक्टिस होती है पीस टाइम में। वॉर टाइम सिनेरियो में मैं आपको एक बताता चलूं कि हमने राफेल को शूटिंग की। मैंने इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब के लिए इन सारे पायलट्स का। वो 3 साल से तैयारी कर रहे थे राफेल को शूट करने की। उनकी कमजोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज कर रहे थे, और काउंटर टैक्टिक्स तक तैयार किए हुए थे उन्होंने। जहाज इस तरह उठे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तैयारी अभी भी है, अल्लाह की मेहरबानी रहेगी, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा सरप्राइज देंगे। चलें, आई विश सो, अल्लाह ताला ऐसा ही हो कि हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन निसार राणा साहब, जहां पर इरकुम भुट्टो साहब ने ये गुफ्तगू की ना कि बिहार के इलेक्शन करीब करीब हैं, और जो इंडियन फौज है वो खासी इस वक्त पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो टो करते हुए नजर आ रही है। आपको सिर्फ एक यही मेन रीजनिंग नजर आ रही है, या जो पाकिस्तान की इस वक्त हम लोग कामयाब डिप्लोमेसी देख रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण गाते हुए थकते नहीं हैं, आपको ये भी एक खदशा नजर आ रहा है इस किस्म के बयानात का, इस किस्म के स्टेटमेंट्स का? पहले तो मेरी दुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारी तारीफ करते हुए नहीं थकते, अल्लाह करे कि थकन ना। हाँ, मुझे डर लगता है कि किसी दिन वो थक ना जाए। अच्छा, फिर थक गए तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि देखें, एक भारत ने ना अपना एक इमेज बनाया है। मेरे जैसे सहाफ़ी भी, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं, मैं ज़हनी तौर पे ये तस्लीम कर चुका था कि भारत हमसे बहुत आगे की चीज़ है, और वो तो हम 50 साल 100 साल पीछे हैं उससे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विदिन फ्यू आवर्स, और ये मेरा क्रेडिट जो है जाता है मेरे अजीम फ़िज़ाइया के बहादुरों को, कि उन्होंने वो मेरे समेत पता नहीं कितने लाखों दानिश्वरों का और करोड़ों अरबों दुनिया के लोगों का कॉन्सेप्ट विदिन मिनट्स बदल दिया। 26 मिनट, ठीक है ना? 26 मिनट की गेम ने हमारे पिछले 76 साल की सारी नफ्सियात बदल दी। अच्छा, अब ये हमने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन जो भारत का ज़ूम था, बाहर एक उसने परसेप्शन अपनी डेवलप की थी, अपने अवाम में उसने एक बनाई थी, वो सब ख़त्म हो गया। अब ये कुछ छोटा ज़ख्म नहीं है, इसको आप समझे कि उन्होंने 70-80 साल लगाए थे ये बनाने में, जो 26 साल में आपने ख़त्म किए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जीत के ऊपर भंगड़े डालना हमारा कल्चर है, लेकिन पंगड़े ही ना पांदे रहिए।
मुझे तो चिश्ती साहब की बात ने बड़ी हिम्मत दी है कि हम तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी तैयार होते हैं कि आ जाओ बहन, फिर मैदान नीचे आ जाओ, ठीक है ना। तो भारत वैसे भी मोदी की अगर आप शक्ल देखें ना एक दफा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई विधवा है जिसका माथे का जो सिंदूर है ना वो खत्म हो गया है। और ये जो उनका जर्नल परसों से बोल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है एक नया बोलो राम शुरू करना चाह रहा है, ये फिर एक दफा अर्थी उठवाएगा उनकी, और कुछ नहीं। मुझे अपनी बहादुर अफवाज पे पूरा यकीन है कि जैसे वो हमारे पाकिस्तान के अंदर हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर भी वो उसी तरह हिफाजत करेंगे। किसी को चाहे तो चाह के देख ले, कोई गल नहीं, है घोड़ी का मैदान। रज़ान रज़ी साहब, ये जो बदलती हुई मजीद मुखालिफत है पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की, ये सिर्फ पाकिस्तान को सुकून बर्बाद नहीं करेगी, ये पूरे खत्ते का अमन बर्बाद करेगी। और आपको अभी हाल ही में होने वाला पाक सऊदी मुआहदा भी जो है ना, मैं चाहूंगी कि उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना तज्जिया आगे मुकम्मल करें। देखिए, भारत के आर्मी चीफ साहब ने जब ये बयान दिया तो उसने उनके लिए जो पाकिस्तान के ऊपर तबाही मुसल्लत करने की बात की, उसके लिए उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो हिरोशिमा और नागासाकी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिवास्टेशन की जो टर्मिनोलॉजी, तबाही और बर्बादी की जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने वो इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने इन अ वे हमें एटम बम गिराने की धमकी भी दे डाली है। भारत के आर्मी चीफ की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद ये मामला जो है ये भड़कना शुरू हुआ। फिर हमें ये भी बताया गया या पता चला कि कल रात भारत के 36 तैयारे एयरबॉर्न हुए हैं। गुज़िश्ता रात? जी, ये जो रात हम गुजार के गुज़िश्ता रात। और ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान के तैयारों ने जाके उनका हालचाल पूछा है तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं हम तो घर जा रहे थे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। मतलब मेरा मतलब है कि वो उस दिन के बाद ना मुसलसल एक बॉर्डर्स के ऊपर भी लिटरल पोजीशन में टेंशन की सिचुएशन क्रिएट की हुई है भारतीयों ने। अब जो भारत का अगर मीडिया उठा के देखें, और मैं सिंगापुर के भी एक दो वेबसाइट देख रहा था और इसराइल का भी देखें, तो 10 अक्टूबर उनका टारगेट लगता है। वो 10 अक्टूबर से पहले कोई सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। 10 अक्टूबर क्यों सर? मतलब 10 मई का 10 अक्टूबर ना। अच्छा, वो कोई उन्होंने मुहूर्त निकलवाई होगी, कोई डेट शेट वो तारीख वगैरह उन्होंने निकलवाई होगी, कोई शुभ घड़ी निकलवाई होगी कि 10 अक्टूबर को वो कोई ऐसी हरकत, 10 अक्टूबर तक उन्होंने कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी है जिससे कोई सीन क्रिएट हो और वो सीने पे हाथ मार के अगले लोगों को बता सके कि हमने बदला ले लिया। नो को किया ना तो बड़ी फेंटी पड़ेगी, उन्हें मैं बता दूं, सारी उम्र पड़ेगी और कोई माफी नहीं होनी है, ठीक है। उन्होंने कहना है कि हमने कहना है कि लोगों से माफी मांगो, अपने आवाम से माफी मांगो, हमने माफी बोला था बात है कि उनका जर्नल इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। हाँ, हमने कहना है आवाम से माफी मांगो, हमारे साथ कोई माफी नहीं और अदालतों में सामना करो। अच्छा 10 तक जी उनका कोई इरादा, मैं ये सिर्फ अपने तजिए की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ, जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आर्टिकल्स देखे हैं, और मुझे नहीं पता 10 की क्या लॉजिक है, लेकिन जिस तरह बिल्डअप हो रहा है उस बिल्डअप के नतीजे में देखिए। साले साहब की एक्सपर्टीज में ले लेते हैं इसके ऊपर ना। साले जाफर साहब, ये तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं ना रिजवान रज़ी साहब कि उन्हें ये लगता है 10 अक्टूबर तक ये मामला ऐसे कुछ हो सकते हैं। आपको भारत की डेस्परेशन देखकर क्या फील होता है सर, माजी के मामलात को देख के, कि कितना जल्दी या कितना लेट इंडिया जो है इस किस्म का मिस एडवेंचर कर सकता है? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी, इसमें जो रज़ी दादा साहब की गुफ्तगू है ये इंडियंस को ज़्यादा एजुकेट कर रही है। अच्छा। वो इस तरह तो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डरा के रखा है, ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया में जब तक हिंदुत्व की रूल लाने वाली गवर्नमेंट मौजूद है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है जिनके सामने वो है, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ, मैं नहीं कहता कि डिक्लेयर्ड हालत जंग में है, लेकिन वो हालत जंग में है। आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि उनको जब भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को ना सिर्फ मिलिटरीली नुकसान पहुँचाएंगे, डिप्लोमेटिकली नुकसान पहुँचाएंगे, सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाएंगे। और ये कैफियत पिछले 11 साल से चल रही है, और ये 11 साल से जो एक कैफियत थी, ये उसकी तैयारी का नतीजा है कि मई 10 को उनको वो मार पड़ी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब मई 10 को ये उनको मार पड़ी है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी कमज़ोरियां जो हैं, हम पाकिस्तान ने जो तैयारियां की हुई थी,
हमने उसका बंदोबस्त कर लिया है। उनको वो इस बात को भूल जाते हैं कि May 10 के बाद पाकिस्तान ने आगे की भी तैयारी की हुई है। अब जब उनको मार पड़ेगी तो वो कहेंगे कि अब हमने दोबारा तैयारी कर ली, हम भूल गए थे कि May 10 के बाद भी पाकिस्तान ने एडवांस करना था। लेकिन ये जो बात कही जाती है जी कि बिहार के इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक माइलस्टोन है। बिहार के बाद उत्तराखंड के इलेक्शन भी होंगे, फिर उसके बाद इनके महाराष्ट्र के इलेक्शन भी ड्यू है। ये अगले तकरीबन 4 से 6 महीने की एक्सरसाइज है। पहले होंगे बिहार के और उसके बाद, तो हर इलेक्शन से पहले एक तो वो फिजा बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। क्योंकि आप हैरान होंगे कि बीजेपी एक ऐसी इंडिया की सियासी पार्टी है जिसको मुसलमानों के वोट से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उनका जो भी स्लोगन है, जो भी उनकी सियासत है, उसका महवर हिंदू वोट है और वो इसीलिए इसको हिंदुत्व कहते हैं। तो लिहाजा हमें ये बात बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो हम पर वार करेंगे। लेकिन यह बात भी हमें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि माशाल्लाह हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, ख़ासतौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर तकरीर करते हुए इंडिया को मैसेज दिया था, मेरे कानों में वो आवाज़ हर वक्त गूंजती रहती है। तो लिहाजा मुझे इस बात का इत्मीनान है कि जब भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मरहला आया तो आप देखिएगा, लास्ट टाइम वो जिस तरह कह रहे हैं कि 0.6 रेट था रेशो, इस मरतबा मुमकिन है 0.60 हो जाए। लेकिन 0.60 हो ना हो, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह की तैयारी हमारी अफवाज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी बर्री फौज ने, हमारी बहरिया ने कर रखी है, क्योंकि मैं फेडरल कैपिटल में हूँ, मेरा इन लोगों से राब्ता रहता है। तो आप यकीन रखें कि उनको घर से निकलने से पहले ही उनको मार दिया जाएगा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पिटाई की जाएगी, नहीं, इस मरतबा मार दिया जाएगा। और जो इलाके इंडिया के इस मरतबा मार किए हुए हैं वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे। जहां तक जनरल जंजुआ ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले का खतरे को नजरअंदाज नहीं और हम उस खतरे की तैयारी, उसका बंदोबस्त किए बैठे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गजा मामले पर अब मिस्र में एक नई बैठक होने जा रही है और जिसके बाद ये सवाल उभरता है कि गजा में क्या अमन कायम होने जा रहा है या फिर एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है। रजी साहब, हमास ने जो एक्सेप्टेंस शो की इस 20 नुकाती माहदे पर, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो मिस्र में होने वाली सिटिंग है वो इसके ऊपर अपना कितना इम्पैक्ट डाल सकती है? देखिए, ये 20 नुकाती एजेंडा तो उसी दिन डिस्क्रेडिट हो गया जिस दिन हमास ने कहा कि इसमें कम से कम 5 तरामीम की जाएं। एक्सेप्टेंस उन्होंने की है कंडीशनल, उन्होंने कहा जी ये 5 चीजें इसमें बदली जाएं और अपना उन्होंने काउंटर मुतालबा 5 पॉइंट का इसी 20 नुकाती एजेंडे के अंदर रख दिया। फिर पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने मीडिया पे भी कहा और पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कहा कि जो हमारी कुल 8 तजावीज़ थी जो हमने अरब ममालिक के साथ मिलकर तय की थी और इस मुआहदे का अपनी तरफ से हिस्सा बना के आए थे, लेकिन जब वो मुआहदा जारी हुआ तो उसमें वो सारी की सारी मौजूद नहीं थी, ये भी उन्होंने कह दिया। तो उसके बाद फिर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया कि अब इसके ऊपर जो है वो नए सिरे से मुबाहिस होंगे, बहस होगी और उस बहस के लिए जो है वो काहिरा को चुना गया है। अगर इसराइल ने दोहा की तरह काहिरा पे भी हमला ना कर दिया तो फिर काहिरा के अंदर ये मुज़ाकरात दोनों अतराफ के अंदर होंगे। और मेरा ख्याल ये है कि मैं इसे, ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, इसे उन 65,000 फ़लस्तीनियों की जिनको शहीद किया गया और जिसका इतराफ़ इसराइल करता है, वैसे कत्ल होने वालों की तादाद 3 लाख से ज़ायद है जो फ़लस्तीन के ज़राए क्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इसराइल के इतराफ़ को ही मान लें तो उन 65,000 लोगों का खून जो है वो रंग लाया है कि कम अज़ कम उस कोई बात शुरू हुई है। वरना तो इब्राहिम अकॉर्ड साइन हो रहा था, सारे अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे और मदीना से डायरेक्ट जो है वो मोटरवे जो है वो तल अवीव तक बनाई जानी थी। तो ये सारी बातें जो हैं, इसकी बजाय अब अगर फ़लस्तीन की रियासत की या उनके अलहदा वजूद की बात हो रही है। अब देखिए, इस वक्त फ़लस्तीनियों के पास दुनिया के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है।
उनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, और उन्हें दुनिया का कोई मुल्क बाशिंदा इस दुनिया के ऊपर रहने वाला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और ये जो अब हमें नजर आ रहा है कि इसराइल किस तरह कत्लो गारतगरी कर रहा है, अब देखिए इसके बावजूद के मुज़ाकरात चल रहे हैं, रोजाना नहते लोगों के ऊपर, पानी की नल के ऊपर या पानी के टैंकर के सामने लाइन पे लगे हुए बच्चों के ऊपर बमबारी होती है, और 100 के करीब, एट एन एवरेज 100 के करीब बच्चे, खवातीन और जवान शहीद किए जाते हैं। ये आज से नहीं चल रहा, ये 70 साल से चल रहा है। तो वो दुनिया को मजीद कुर्बानियां दे के दिलवाने की तरफ हुए हैं, और दुनिया के अंदर इस दफा इस तरह जो ज़मीर जागा है, खासतौर पे लातीनी अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर लाखों के वहां पे इज्तिमात हुए हैं और हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सॉलिह जाफर साहब, हमास तो बाकायदा तौर पर कह चुका है कि हथियार सिर्फ फलस्तीनी रियासत को ही हम देंगे, हम किसी और को अपने हथियार नहीं देंगे। एक उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो गजा का कंट्रोल है वो नहीं चाहते कि ये गजा का कंट्रोल किसी और के पास जाए। ये आपको दोनों कंडीशंस किस हद तक आपको लगता है अप्रूव हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और एक तरीके से ये कितना जायज है कि गजा का कंट्रोल जो है वो किसी और के पास ना हो? फिर गारंटियर जो है उसके ऊपर भी सवाल निशान आ जाते हैं कि फलस्तीनियों की गारंटी तो अरब ममालिक दे देंगे, लेकिन इसराइल की गारंटी अगर डोनाल्ड ट्रंप दे भी देते हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भी यकीन किया जा सकता है या नहीं? जी, गुजारिश ये है कि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पे यकीन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, नेतन्याहू पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो भी इन्होंने शराइत तय करनी है वो वाटर टाइट होंगी, ऐसा नहीं होगा कि लूज एंड होगा। इस वक्त देखिए पूरी दुनिया में एक दबाव शुरू हो गया है इसराइल के खिलाफ। कल और परसों के दिन में पूरी दुनिया के जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं वहाँ पर इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, और मुजाहरे भी ऐसे वैसे नहीं हुए, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आए हैं। तो इसका दबाव तो यकीनन महसूस कर रहे होंगे। और जो अभी टॉक्स शुरू हो गई हैं शर्म शेख में, बल्कि आज हो रही हैं, उसमें यकीनन वो ये तमाम मामला जो हैं वो इनको ज़ेरे गौर लाएंगे। और ये अर्ज़ फ़लस्तीन है, और जब तक फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को आप नज़र के सामने नहीं रखेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। आप हमास का जब हम जिक्र करते हैं, हमास भी तो फ़लस्तीनी है ना जी, वो फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। और अब दुनिया में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका भी फ़लस्तीनियों की अलग रियासत का जो तसव्वुर है उसके ऊपर बहस तमीज़ करने के लिए आमादा हुआ है। इससे पहले उसका 100% मौक़िफ़ वही था जो इजराइल का मौक़िफ़ था, जो नेतन्याहू का मौक़िफ़ था। तो इस एतबार से, और फिर इसके बाद देखिए अभी जब फ़लस्तीन की रियासत की बात हुई है तो नेतन्याहू ने उसके ऊपर बहुत सख्त इब्तिदा में रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बाद ये आप देखिए वाटर डाउन होता गया है, और वो इसके मारे उसको माइल्ड होना पड़ा है। तो लिहाजा मेरा इस बात पे ईमान है कोई जितनी कुर्बानियाँ दे दी हैं फ़लस्तीनियों ने, फ़लस्तीनी बच्चों ने, फ़लस्तीनी औरतों ने और नौजवानों ने और बूढ़ों ने, उसका यकीनन आपको जो असर है वो नज़र आएगा अगले चंद हफ्तों में। आई विश कि बिल्कुल ऐसे ही हो कि आने वाले दिनों में हमें अमन और सुकून कायम होता हुआ नजर आए। लेकिन ये सारा ना सब जिस किस्म की धमकियां इसराइल दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि खुद ही मुज़ाकरात को सबोताश कर देगा। और जिस तरीके से वो समूद फ्लोटेला के लोगों को इरहमाल बना रखा है, चंद को रिहा कर दिया, चंद को नहीं किया। हमारे अपने सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो भी उन में शामिल हैं जो अभी तक कैदी इन्होंने बना कर रखे हुए हैं। तो ये फिर किस तरीके से मामला हल की तरफ बढ़ेंगे? देखें, एक तो जो हमास ने कल एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल और मूव की, और उसने जब ये ऐलान किया कि मैं ये जो नकात हैं इन्हें हम इन रजामंद हैं। अब आप इस बात को इस तरह समझें कि उससे एक दिन पहले ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अगर इतवार की शाम तक हमास ने हमारे ये ना माने नकात तो फिर हम वहाँ तबाही फेंक देंगे। ठीक है ना। उन्होंने वो वक्त टाल दिया, वो जो उसका एक अल्टीमेटम था वो उन्होंने टाल दिया, और उसमें एक गुंजाइश पैदा कर दी ये कह के कि जी हाँ हम मानते हैं, लेकिन ये 2 3 4 चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल वो हमारी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है हमारे वज़ीर आज़म साहब की, जो उन्होंने पहले उन्होंने एग्री कर लिया, और मेरा ख्याल है वो सफ़र में थे तो पढ़ नहीं सके। अब ये सफ़र भी हम लोगों के बड़े अजीब से होते हैं, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, कोनियाँ मार रहे होते हैं तो तवज्जो ही नहीं हो पाती किसी चीज़ की तरफ, तो वो नहीं पढ़ सके होंगे, उन्होंने ओके कर दिया। बाद में हमें पता चला कि नहीं वो ऐसे नहीं है,
तो फिर हमने उसे डिस ओके कर दिया। फिर हमास ने जब कहा कि जी हमें मंजूर है तो फिर हमने फिर ओके कर दिया। तो ये बदलती रहती हैं स्ट्रेटजीज़। लेकिन हमास ने एक मुश्किल वक्त कल टाल दिया जो ट्रंप ने इतवार की शाम तक का कहा था। अब आ जाए असल बात की तरफ कि क्या रियासत फ़लस्तीन वजूद में आएगी। तो देखे, मैं बतौर सहाफ़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे साले जाफ़र साहब जैसे तो शिकरे की आंखें नहीं है जो वो दूर तक देख लें। मुझे ऐसा लगता है कि वो तो हालांकि आपने ऐनक भी लगाई हुई है। हाँ, इसीलिए कमज़ोर है नज़र है ना। हाँ, हमारी तो नज़र पे डाउट हो सकता है कि हमने ऐनक दोनों ने लगाई हुई है, हालांकि आप तो ऐनक में से भी बहुत कुछ देख लेते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था, आप उतार के भी देख लेते हैं। तो मैं तो ये कह रहा था कि बात ये कि जिस तरह उसने नेतन्याहू ने वाइट हाउस से बाहर निकल के कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी, और ट्रंप ने भी ये कहा कि इस पे बात होगी, ये एक तजवीज़ है कि हम कैसे, लेकिन कैसे होगी वो क्लैरिटी नहीं है। एक बात मेरी याद रखें, मुसलमान ट्रैप हो रहे हैं, मुसलमानों को ट्रैप किया जा रहा है, और मुसलमान वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, हम जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा भुगत रहे हैं। क्योंकि आलम इस्लाम में एक लीडर ऐसा नहीं है जो खड़े होकर ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के कहे कि तुम जिम्मेदार हो इस कत्ल गारत के, 3 लाख लोग जो शहीद हुए हैं उसके बड़ा राज जिम्मेदार हो। तुम कहते हो कुवैत पे हमला कोई नहीं करेगा, हम उसके साथ हैं। तो जब कुवैत पे हमला करने इसराइली तैयारे आ रहे थे तो तुम्हारा तैयारा ऊपर था उन्हें फ्यूल देने के लिए। कुवैत नहीं, कतर सॉरी, आपका तैयारा तो ऊपर था उन्हें फ्यूल देने के लिए। और हम में किसी एक में इखलाकी जरूरत नहीं है। अभी साले जाफर साहब कह रहे थे दुनिया की जो है जमीर जाग गया, हमारा कब जागेगा? कि हमारा जमीर जो है वो रिलैक्सेंट लेके सो चुका है। अगर हमने मुजाहरे किए तो दिखाएं दुनिया को कि हमने भी मुजाहरे किए। मैंने तो इसी प्रोग्राम में कहा था कि जुम्मे वाले दिन हुकूमत ऐलान करे कि जुम्मे की नमाज के बाद सब बाहर निकलेंगे फलस्तीनियों के लिए। आधे घंटे के लिए कोई नहीं निकला। ठीक है साराना साहब, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन ज्यादा मैं सिर्फ एक मुख्तसर कहना चाहूंगी कि मुझे तो उन सहाफियों पर भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है जो सेनेटर मुश्ताक के बारे में पता नहीं क्या किस किस्म की गलीज गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के वुज़रा का पीपल्स पार्टी की जानिब है और वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी ऑपोजिशन पीटीआई नहीं है, हम है। वो अब पीटीआई को अपनी ऑपोजिशन ही नहीं समझते। हम बात अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर छोड़ते हैं, अपनी सीईसी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो हमें ट्रेजरी बेंचेस पे बिठाना चाहते हैं या हमें वो ऑपोजिशन कुर्सियों पे बिठाना चाहते हैं। ये फैसला हमारी लीडरशिप का होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। तो 2024 में आपको क्या पजीराई मिली और 2024 में हमें क्या पजीराई मिली, सबके सामने है। कल शजील मेमन साहब के मुंह से मैंने सुना पंजाब वफाक के खिलाफ साजिश कर रहा है, और जो है वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही है। यहाँ तक नौबत आ गई आपकी सियासत की, इतना खौफ, इतना गिरना पड़ा आपको। जी वेलकम बैक। तो सुना आपने कि ये सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ क्या सोच रखती हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस हद तक कशीदगी में इजाफा आखिर इस नहज तक पहुंच कैसे गया कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास भी जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी उसको वापस ले लिया गया, और आसिफ जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को कराची बुलाया है कि किसी तरीके से इस तनाज़े को ख़त्म किया जाए। ये मामला कहाँ पर जाकर थमेगा, कहाँ पर जाकर रुकेगा? साले जाफर साहब, ये बात कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई? इन दोनों के इत्तेहाद आपको खतरे में नजर आ रहे हैं? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से ये गवर्नमेंट बनी है ये तीसरा मौका है कि इनके दरमियान ये लफ्ज़ों की आपस में गोलाबारी हुई है। और ये मैं नहीं समझता कि ये खुदा न खास्ता कोई गैर कुदरती बात है या नामुनासिब इस लिहाज से बात है कि ये आपस में एक इत्तेहादी जमातें भी हैं। लेकिन इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अलग अपनी शनाख्त रखती है और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी शनाख्त अलग है। और ये इन दोनों सियासी जमातों को COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था जून 2016 में, उसके स्पिरिट के तहत चलना चाहिए। और जहाँ तक इख्तलाफी मौज़ूआत का तल्लुक है वो तो होते रहेंगे। वो तो आप देखिए सिंध की अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी इख्तलाफात पैदा होते रहते हैं, पंजाब में भी इख्तलाफी आवाज़ें एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन खुदा न खास्ता इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों के दरमियान को तसादम हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता इस बात का इनको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि बात को एक ख़ास हद तक से आगे ना ले जाएं। इसके लिए कोई एक रेड लाइन वज़ा होनी चाहिए। मसलन ये कहना कि पंजाब की वज़ीर आला अपने चचा की हुकूमत को
गिराना चाहती है, यानी ये साथ मतलब ये है कि हम उसका साथ छोड़ देंगे। और इसी तरीके से ये कहना कि बाप और बेटे की नहीं बनती, मेरा ख्याल है उससे ज़रा शॉर्ट ऑफ जो भी चीज़ें हैं वो कही जा सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये हुकूमतें अपनी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करें। जहाँ तक सैलाब ज़दगान का ताल्लुक है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पंजाब में जो लैक क्लस्टर स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत मोमेंटस आया और पंजाब की गवर्नमेंट ने यह साबित किया है कि उसको बहरानों से निपटना, मुश्किलात से निपटना आता है। और उन्होंने इस आफत पे काबू पाने के लिए जो इक़दाम किए हैं, इसार राना साहब को शायद वो ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने कमाल उसमें कर दिखाया है। अगर आपने इसका कंपैरिजन करना है तो 2022 के सैलाब के साथ कहिएगा, जब पूरा सिंध डूब गया, पूरे सिंध को एक प्याले की शक्ल मिल गई कि वो ऐसे पानी के प्याले में पड़ा हुआ है और उनकी कोई वहां दाद फरियाद नहीं हो सकी। उसके लिए पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से मदद ली, लेकिन उसके बाद जो तवक्को थी मतलब मरियम बीबी की कारकर्दगी है जो कि पीपल्स पार्टी को खाए चली जा रही है। इसार राना साहब, आप जरा सालिद जाफर साहब ने भी आपके लिए सवाल छोड़ दिया, जरा उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं शेख वकास अकरम साहब को कोट करना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें बज़ाहिर सोचे समझे मंसूबे के तहत एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। सर, क्या एजेंडा होगा जिसको टो कर रही होंगी आपकी? देखें, मुझे नहीं पता, सालिद जाफर साहब के पास हो सकता है आटे का तोड़ा और सिलाई मशीन पहुँच गई हो इमदाद के तौर पर। तो मुझे तो ये पता है कि अभी पंजाब हुकूमत सर्वे कर रही है, नुकसानात का तखमीना लगा रही है, इमदाद नहीं अभी पहुँचाई। हो सकता है कि इन्हें वो तस्वीर वाले जूस के डब्बे पहुँच गए हों, तो उससे ये समझ रहे हो, क्योंकि सुन लेना सर, सबर तो कर लेना। स्टेज की स्टेज है, पहले था उनको बचाव की स्टेज, अब है बहाली का मरला और उसके ऊपर काम हो रहा है। आपको इत्मीनान से काम लेना चाहिए, यकीनन पंजाब हुकूमत डिलीवर करेगी सब्जेक्ट। सर अपनी गुफ्तगू जारी से काम ले रहा हूँ, आपको भी मैं किसी पार्लर ले जाऊंगा ताकि आपका हुस्न दुबाला हो जाए, लेकिन मेरी तो सुन लीजिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी इतलात ये है कि अभी आप पंजाब में सर्वे हो रहा है, जबकि KPK में जो लोग इसमें जांबाक हुए हैं उन्हें 1 अरब रुपए पहुँचा दिए गए हैं। और इसी तरह जो ज़ख्मी हैं उन तक 60 करोड़ रुपए उनको इमदाद दी जा चुकी है। इसी तरह जो घर तबाह हुए थे उनको भी 70 करोड़ रुपए पहुँचा दिए गए हैं, और जो जुज़वी तबाह हुए थे उनको 63 करोड़ की इमदाद दी जा चुकी है। मेरे पास तो ये फिगर है, जिनकी दुकानें तबाह हुई थी उनको भी कोई 40 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। तो आप जरा कोई फिगर दे दें मुझे कि ये फिगर है जी पंजाब में जो अब तक दे दिए गए हैं। ये तो सर्वे ही हो रहे हैं ना सर, आप तक अगर पहुंच गए हैं अच्छी तस्वीरों वाले डब्बे जूस के और उसमें चिप्स का पैकेट भी है, तो आप धूप में बैठ के खाएं, मौसम चेंज हो रहा है। आप लेकिन मुझे बोलने दें, अगर मेरे कह रहे हैं आप देखिए रजीज दादा के होते हुए वैसे आपको इतनी हमायत की जरूरत नहीं है, रजीज दादा कल ही काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसार नाना को भी बोलने का हक है, वो भी बात कर सकता है। मैंने तो आपको फिगर दे दिए। और दूसरी बात यह कि सियासी बर्दाश्त का आप दावा करते हैं। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब से सिक्योरिटी वापस ले ली, लेकिन KPK ने एमल वली को वापस दे दी सिक्योरिटी। जरा सियासी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ये उंगलियां तोड़ना, मैं फटे पहन देंगे तो ऐसी एंज कर देंगे, इससे निकल आए थोड़ा सा। सर मेरा ख्याल है सालिद जाफर साहब आपकी लाइन डायरेक्ट है, हमें तो क्या नाम है कहीं और से जाके बात करनी पड़ती है, तो आप जरा कहें ये बात। चले नहीं, मेरी लाइन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपकी लाइन है, लेकिन आपका थोड़ा सा सुन तो लेना सर। मैं इस्लामाबाद में लोग अभी तड़प रहे हैं सर, मुझे मौका दीजिए, किसी को घर नहीं मिला, सर्दी की मदद नहीं हुई, पता करें पड़ोस में है KP, सर मुझे मौका तो दीजिए। अभी मैं इन्होंने फिगर देते ने, इसमें से फेडरल गवर्नमेंट की प्रोसीड्स कितनी थी। अच्छा, एक मिनट सवाल ले ले, उसके साथ आप अपना भी बात मुकम्मल कीजिएगा। सवाल भी मेरा इसी तरफ में रट के आए हो इस अनाज सबक, लेकिन साले जफर साहब ने मुझे टेक्स्ट किया भाई, मुझे मेरी अर्ज तो सुन ले रजी साहब, मेरी अर्ज सुन ले। मेरा भी एक सवाल है ना सर, सवाल मेरा ये है रजी साहब, आप एंकर हैं, आपका सवाल प्लीज ले लीजिए ना। पीपल्स पार्टी की ऐसा लगता है कि विफाक की तरफ जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है, प्रोविंशियल सतह की तरफ ऐसे लगता है उनका बयानिया मुख्तलिफ है। क्या आपको ये चीज महसूस हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी जब पंजाब सिंध की बात आती है तो वो इंतहा पसंद किस्म की कौम परस्त पार्टी बन जाती है, और वो उसी अपने वोट को करती है। और इस पर बड़ा काम हुआ है। जितने भी तरक्की पसंद और सुर्खे जिनको हम कहते हैं,
उन्होंने कौम परस्तों का रूप झाड़ के, और चूंकि उनका काम ही नफरत फैलाना होता है, रूस के देहांत के बाद वो इस काम के अंदर मसरूफ हो गए थे, भले वो बलोचिस्तान हो, KPK और सिंध हो। वो उन पार्टियों में मुकामी तौर पे शामिल हुआ और उन्होंने ये नफरत का कारोबार किया। वो नफरत की फसल जो है वो बहुत ज्यादा तनावर दरख्त बन चुकी है। पहली बात देखिए, इस वक्त मसला क्या है। पीपल्स पार्टी कहती है कि PMLN काम नहीं कर रही, ठीक है। साले जाफर साहब कहते हैं कि PMLN काम कर रही है, और PTI भी काम कर रही है। इसार राणा साहब के बकौल बल्कि काम खत्म कर बैठी है, ਉਹ ਤੇ काम मुका भी बैठी है। भाई जो उत्थे पहले सराब आया सी तो उत्थे पहले ही काम मुकना सी, यहाँ पे बाद में आया तो यहाँ पे बाद में काम होगा। नंबर 1। नंबर 2, इतनी बात में मेरे भाई ने चूंकि 3-4 मरतबा दोहराई तो मैंने कहा उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। भाई वो 10 और 20 लाख के चेक डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुके हैं। जिन इलाकों में सर्वे हो रहा है, एक हफ्ते के अंदर अंदर बल्कि 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे में उनको चेक मिल रहा है। उसके ऊपर आप जरा काउंटर चेक कर लीजिए, खासतौर पे सतलुज के मुतासर एरियाज के अंदर। तीसरी बात, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि ये पैसे तकसीम किए जाए बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए। वो पंजाब की क़यादत कहती है भाई पूरे पंजाब तो नहीं डूबा, कुछ इलाके डूबे हैं, और उनका हम सर्वे करेंगे और एक बंदे की हम जो है वो करेंगे, इमदाद करेंगे, और उसके लॉस के मुताबिक करेंगे। जिसका लॉस 2 करोड़ का हुआ है उसे हम 10,000 रुपए में तरखाएंगे तो वो हमें बददुआएं देगा। उसका 2 करोड़ का लॉस जो है उसको 20 लाख तो दे आप, या 50 लाख तो दे ना जी, ठीक है। ये PMLN का है। इसके ऊपर फिर जातियात पे हमला शुरू हो गया, एक दूसरे की बात पे आ गए। लेकिन एक बात है, आखिरी बात देखिए, इसके अंदर पीपल्स पार्टी की पूरी जो नफरत अंगेजी का टारगेट है वो खाकसार की जात है। यानी वो मेरे ऊपर गालम गलोच कर रहे हैं, मेरी ट्वीटें निकाल के उसको प्रोपेगेट करते हुए पाए जा रहे हैं। इधर से PMLN जो है वो मेरे दिफा में उतरी हुई है। मैनू को पूछा नहीं लिया कितने आपका दिफा कर रही है, मेरा दिफा उतना नहीं करता जितना मरियम नवाज शरीफ कर रही है। लेकिन एक बात है, आप बड़े लकी हैं कि आपके पीछे मरियम खड़ी हैं। हमने तो उन साफियों को देखा है जो अपने नज़ियात की वजह से बेरोजगार हुए, भूखे मरे, और उनके लिए किसी ने एक लफ्ज ट्वीट का नहीं किया। बेरोजगार तो मैं भी हुआ ना। पॉइंट आपका आ गया। मैं लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। जाते जाते सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे KPK सिलारीन हो, चाहे सिंध के सिला मुतासरीन हो, चाहे पंजाब के सिला मुतासरीन हो, वी नेवर नो हुकूमतें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। ये घर आबाद होने चाहिए, ये घर खुशहाल होने चाहिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो कोई और रिहायशी घरों में रहने वाले आम मामूली से मकीन है। इन सब की जो है ना नुकसानों का ज़ाला होना चाहिए, इन सब के हुकूक की भरपाई होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।